हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में 2021 सेट ए के प्रश्न को हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, चलिए तो हमको क्या करना है, मास परसेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या क्या दिया है हमको, 22 ग्राम बेंजीन दिया है C6H6 और 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड दिया है। ठीक है, चलिए अब हमको इसका मास परसेंट निकालना है। तो मास परसेंट बराबर होता है, जैसे डब्ल्यू ए ले लेते हैं एक को डब्ल्यू बी ले लेते हैं। तो डब्ल्यू ए का मास परसेंट कितना है, डब्ल्यू बी का मास परसेंट कितना है, ये हम निकाल लेते हैं। तो डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100 कर देंगे तो मास परसेंट निकल जाएगा। तो डब्ल्यू ए 22 बटे 22 प्लस 122 गुणा 100, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 22 बटे 144 गुणा 100 और इसको सॉल्व करेंगे तो 15% आएगा लगभग। ठीक है, सिमिलरली डब्ल्यू बी निकालना है। तो डब्ल्यू बी निकालने के लिए क्या करेंगे, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, जहां डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के भार है। ठीक है, यहाँ डब्ल्यू बी है हमारे पास 122 और डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी प्लस किए हैं तो आ गया 144 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 85% आए। तो इस तरीके से इस मिश्रण में अब डब्ल्यू ए 22 लिए हैं तो डब्ल्यू ए हम किसको मान रहे हैं, बेंजीन को। ये डब्ल्यू ए और ये डब्ल्यू बी है। तो बेंजीन जो है 15% और कार्बन टेट्राक्लोराइड 85% जो है इस मिश्रण में उपस्थित। क्लियर है, चलिए अब इसी सेट का दूसरा प्रश्न जो कि 3 नंबर के लिए आता है, ये 2 नंबर का है। टोटल सॉल्यूशन चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 2 नंबर एक 3 नंबर। 2 नंबर अभी हमने सॉल्व किया। आइए देखते हैं 3 नंबर का प्रश्न। चलिए तो 3 नंबर का जो प्रश्न है वो इस तरीके से है, स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन इट्स टू एप्लीकेशन। हेनरी का नियम क्या है और इसके 2 उपयोग बताइए, ऐसा करके क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हेनरी का जो नियम है बेसिकली किसी लिक्विड में गैस के सॉल्युबिलिटी को बताने के लिए। इसका जो स्टडी है विलियम हेनरी ने 1803 में किया था और एक नियम दिया जिसको हम हेनरी का नियम कहते हैं, जिसके अनुसार द मास ऑफ अ गैस dissolved in a given volume of a liquid is directly proportional to the pressure of the gas
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब किसी भी गैस की किसी दिए गए विलयन में सॉल्युबिलिटी, विलेयता, उस गैस के द्वारा उस द्रव में जितना प्रेशर लगाया जा रहा है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p या m बराबर के एच पी, जहां के एच हेनरी का कांस्टेंट है, m मास ऑफ गैस डिजॉल्व है और p प्रेशर ऑफ द गैस है। अब कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में देखिए आप, एक एम्प्टी टैंक है, इस टैंक में दो कंटेनर को आपस में जोड़ दिया गया, एक वाटर कंटेनर और एक गैस कंटेनर। अब उसको हम क्या भर रहे हैं, वाटर से भर रहे हैं उस कंटेनर को, आधा हम उसको वाटर से भर दिए इस तरीके से। अब उसमें गैस भी डाल रहे हैं उसी कंटेनर में, और इसके ऊपर में पिस्टन लगा दिया गया है। पिस्टन को हम दबाकर इसमें प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे जैसे पिस्टन को नीचे दबाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर लगाता है, और प्रेशर लगाने की वजह से गैस जो इस द्रव में घुलते जाता है। तो जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, उतना ही ज्यादा गैस क्या होगा, उस लिक्विड में डिजॉल्व होते जाएगा। जैसे यदि हम इस पर 1 किलो का प्रेशर लगाएंगे तो एक सर्टेन अमाउंट में गैस क्या होगा, इसमें डिजॉल्व होगा, क्योंकि उसका प्रेशर कुछ होगा। यदि इसी में 2 किलो का हम यदि प्रेशर लगा दिया जाए तो क्या होगा, और भी पिस्टन नीचे आएगा, प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है। इसके बाद डाल्टन ने भी गैसों की सॉल्युबिलिटी का स्टडी किया, लेकिन अलग अलग गैसों का, मिक्सचर ऑफ गैस है। एक ही द्रव में एक से अधिक गैस किस तरीके से डिजॉल्व होंगे, इसका डाल्टन ने स्टडी किया और बताया कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल वेपर फेज। मतलब अलग अलग गैस है तो उनका कितना अलग अलग अपना क्या पार्शियल प्रेशर है, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका सॉल्युबिलिटी। अब इन्होंने सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में बताया। तो हेनरी लॉ को हम कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज दैट इज PA is directly proportional to the mole fraction of the gas XA in the solution। ठीक है, अर्थात PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो हम ले लिए KH और हम XA निकाल लिए यहां पर। यही XA क्या है, अब सॉल्युबिलिटी है मोल फ्रैक्शन के टर्म, मतलब जितना ज्यादा उसमें उसका मोल फ्रैक्शन होगा, इसका मतलब है उतना ज्यादा उसमें घुला है। और जितना वो कैसे पता चलेगा कि XA बराबर PA अपॉन KH। अब इस इक्वेशन से हमको ये पता चल रहा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, अर्थात उसमें उसका मोल फ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा उस विलियन में। और हेनरी कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा। मतलब इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है और इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, इस तरह। अब इसी के लिए एक टेबल दे रखा है। इस टेबल में यहां पर हमारा सॉल्वेंट जो है जिसमें गैस घुलेंगे वो वाटर है और टेम्परेचर को वेरी कर रहा है।
तो नाइट्रोजन 293 केल्विन टेम्परेचर पर इसका वैल्यू 74.48 आ रहा है, केएच का वैल्यू, हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू। वही 298 केल्विन पर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया 86.78, और दोनों ही किस में घुले हैं, पानी। तो क्या यहां पर देखने को मिल रहा है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं उसका केएच का वैल्यू बढ़ रहा है, और केएच का वैल्यू बढ़ेगा, केएच का वैल्यू बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। अर्थात नाइट्रोजन जो है 293 केल्विन टेम्परेचर पर ज्यादा घुलेगा और 298 केल्विन टेम्परेचर पर कम घुलेगा। इसी तरीके से और दूसरे गैसों के लिए दिया हुआ है। अब यहां पर देखते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है 298, और हमारा सॉल्वेंट अलग अलग है, डिफरेंट सॉल्वेंट है। जैसे नाइट्रोजन बेंजीन में इसका वैल्यू 0.152 आया और वाटर में 86.78 आया। मतलब नाइट्रोजन बेंजीन में क्या होगा, ज्यादा घुलेगा और पानी में कम घुलेगा, क्योंकि इसके लिए ज्यादा वैल्यू है। उसी तरीके से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बेंजीन में ज्यादा घुलेगा और पानी में कम। तो इस प्रकार इक्वेशन, ऊपर जो इक्वेशन है 2, और इस टेबल से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज होगा गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। क्लियर है? आइए अब इसके एप्लीकेशन को देखते हैं। हेनरी लॉ के क्या क्या एप्लीकेशन है। तो वैसे तो हेनरी लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को देखते हैं। हेनरी लॉ इज यूज्ड इन मेनी एप्लीकेशन इंक्लूडिंग स्कूबा डाइविंग, कार्बोनेटेड बेवरेज प्रोडक्शन एंड लंग फंक्शन. It can also be used to understand how gases dissolve in liquid and how to treat waste water. ठीक है, आइए कुछ एप्लीकेशन को डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसे सबसे पहला है, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। आइए इसको एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। यहां पर देखिए कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, उसको जैसे ही ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है, बबल्स बहुत सारे निकलते हैं, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, कम होता है। प्रेशर कम होने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए क्या होता है, बबल्स निकलते हैं। देखो, इसीलिए क्या करते हैं, हाई प्रेशर पर इसमें गैस को भर दिया जाता है और भरकर इसको सील कर दिया जाता है, जिससे गैस की सॉल्युबिलिटी इसमें बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर का निर्माण करते हैं, क्योंकि बोला है हेनरी लॉ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑन गैस। तो जितना ज्यादा हम यहाँ पर मशीन से प्रेशर से गैस डालेंगे उतना ही ज्यादा गैस क्या होगा, इस कोक में, सोडा वाटर में या सॉफ्ट ड्रिंक में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा एप्लीकेशन है स्क्यूबा डाइविंग। तो स्क्यूबा डाइविंग में क्या होता है कि जो डाइवर होता है वो अपने साथ एक सिलेंडर लेकर नीचे जाता है, पानी के नीचे जाता है, और अपने साथ क्या रखता है, एक टैंक रखता है। उस टैंक में, जो पुराना जो टैंक है, उस टैंक में क्या भरा जाता था, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरा जाता था। तो नाइट्रोजन जो है क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी डिसॉल्व होकर ब्लड के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी कब तक ज्यादा रहेगा, जब तक प्रेशर हाई रहेगा, तो ब्लड के साथ नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी क्या होगा, अच्छा होगा। अब जब वो ऊपर की ओर आता है, जैसे कि देख पा रहे हैं एनिमेशन के माध्यम से, जब ये डाइवर क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है, तो जैसे जैसे क्या हो रहा है, ऊपर आता है तो प्रेशर क्या होते जाता है, लो।
तो लो प्रेशर पर उस नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज, कम हो जाती है। इसीलिए वो क्या होता है, बबल्स के रूप में निकलना शुरू हो जाता है। ये जो नाइट्रोजन है बबल्स के रूप में निकलना शुरू हो जाता है। ये देखिए, अब जब ये तेज गति से बबल्स के रूप में जब निकलता है तो क्या करता है, जो ब्लड कैपिलरी है उसको डैमेज कर देता है, ठीक है, और कभी कभी डेथ भी कॉज कर रही है। देखो आपको क्या है, गैस जो है बबल्स के रूप में निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर आ रहा तो क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। तो वही हमको यहाँ पर बबल्स के रूप में निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके वजह से क्या एक मेडिकल प्रॉब्लम हो जाता है जिसको हम बेंग्स या डिकम्प्रेशन सिकनेस के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो ब्लड कैपिलरी है वो डैमेज हो जाता है। इसीलिए अब उसको सॉल्व करने के लिए हीलियम के जगह, सॉरी नाइट्रोजन के जगह में हम क्या डाल देते हैं, हीलियम डाल देते हैं और 2% ऑक्सीजन डाल देते हैं। तो अब ये जो हीलियम जो होता है हमारे जो है डैमेज नहीं करता, ब्लड वेसल को डैमेज नहीं करता, ठीक है, और सही तरीके से डाइवर जो है डाइविंग करके वापस आ जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का, रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। तो when we inhale the partial pressure of oxygen in the alveoli, जो कि लंग्स का क्या है, एयर सेक्स है, is high, causing oxygen to readily diffuse into the blood where it combines with hemoglobin to form oxyhemoglobin. Conversely, when blood reaches tissue with low oxygen partial pressure, oxygen is released from hemoglobin to the cells, ठीक है। आइए इस पॉइंट को भी हम एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसमें मुख्यतः क्या क्या होता है, ये एक नोस्ट्रिल है जहां से हम गैस लेते हैं, फिर एक ट्रेकिया होता है और ब्रोंकाई होते हैं लंग्स के अंदर, और उसी में क्या होते हैं, बहुत सारे बबल्स जैसे, बलून जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम एल्वोलाई कहते हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है कि प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और ब्लड के साथ मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से ये एब्जॉर्ब कर लिया हमारा एल्वोलाई। अब जब ये जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब टिश्यू में जाता है तो वहां पर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन फिर से उसको ऑक्सीजन को रिलीज करके हीमोग्लोबिन फिर से कहा जाता है, कैप्चर करने के लिए इस लंग्स में आ जाता है, क्लियर। तो इस तरीके से हेनरी जो लॉ है वो लंग फंक्शन को एक्सप्लेन करता है कि कैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कैप्चर हो जाता है और कैसे उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करके फिर से हीमोग्लोबिन बन के वापस आ जाता है, क्लियर है। चलिए इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है क्लिम्बर्स। जो क्लिम्बर्स होते हैं, हम जैसे कि जानते हैं भाई कि जैसे जैसे क्लिम्बर्स जो है ऊंचाई पर जाता है, बढ़ता है, तो उसको क्या महसूस होने लगता है, थकावट महसूस होने लगता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने के कारण ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो सही मात्रा में हम ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाते, और इनहेल न कर पाने की वजह से एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो पाता, इसलिए वीक फील करने लगते हैं। जैसे ये मान लो क्या है, एक हमारा एक अर्थ का सरफेस है, और ये क्या है, उसका एक थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा है, यहां पर एक व्यक्ति है
और इसके सरफेस पर एक व्यक्ति है, एक ऊंचाई पर है और दूसरा इसके सरफेस पर है। और इस पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, इस तरीके से वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां से यहां तक का दूरी ज्यादा है, तो यहां पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहां तक का प्रेशर कम होगा। तो जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा, तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, as the pressure increases the solubility increases, because solubility of the gas is directly proportional to the pressure on the gas। इसीलिए जो वायुमंडल से ऊपर जब जाता है कोई, इस पृथ्वी से ऊपर जब वायुमंडल में जब कोई जाता है, तो प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है और वो सफोकेशन महसूस करता है, घुटन महसूस करता है, एनर्जी लॉस होने की वजह से कमजोरी महसूस करता है। क्लियर है? इस मेडिकल कंडीशन को, इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया कहते हैं, ठीक है। और भी इसके कुछ एप्लीकेशन है, जैसे द डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन वाटर हेल्प्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्वाटिक लाइफ in various water bodies like lake, river and sea। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से ही ऑक्सीजन क्या होता है, जल में घुला हुआ रहता है, और इसी घुलनशील ऑक्सीजन की वजह से जो एक्वाटिक लाइफ जो होते हैं वो जल में जीवित रह पाते हैं।